नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूँ जो आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिज़िक्स जो कि जनरल साइंस में एक सब्जेक्ट है, उसका एक टॉपिक बनता है ऊष्मा, है ना। ऊष्मा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बताएंगे, और ऊष्मा में जो लॉज होते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, हीट यानी ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु से दूसरी वस्तु में उसके तापमान में अंतर के कारण प्रवाहित होती है। ठीक है, यह वस्तुओं के तापमान को बदलने या उनके अवस्था परिवर्तन में सहायता करती है। ऊष्मा को आमतौर पर अनुभव किया जाता है जब कोई गर्म वस्तु ठंडी वस्तु के संपर्क में आती है। और जैसे ऊष्मा क्या होती है कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, एक का तापमान ज़्यादा है, एक का तापमान कम है, तो ऊष्मा प्रवाहित होगी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ठीक है, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिस वस्तु का, उससे हीट ट्रांसफ़र होकर कम टेम्परेचर वाली वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो जो ठंडा वाला, जो कम तापमान वाला वस्तु होगी, वो भी हल्की हल्की गर्म हो जाएगी। ठीक है, यह हमेशा उच्च तापमान वाली वस्तु से निम्न तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, ऊष्मा की ये खूबी है। ठीक है, ऊष्मा गतिकी मतलब थर्मोडायनामिक्स और लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। ऊष्मा गतिकी किसे कहते हैं? ऊष्मा गतिकी क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स वह विज्ञान है जो ऊष्मा यानी हीट, वर्क यानी कार्य, तापमान यानी टेम्परेचर, और ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं। जैसे ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा एनर्जी, हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी के रूपांतरण और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। क्या? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें ऊष्मा और यांत्रिक ऊर्जा के बीच होने वाले रूपांतरण, मतलब जो चेंजमेंट होता है, हीट और यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी के बीच होने वाले चेंजमेंट के सिद्धांतों को समझाया जाता है। ठीक है, हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बीच में जो होने वाले जो चेंजमेंट होते हैं, रूपांतरण होते हैं, उनके बारे में समझाते हैं क्या? थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, उस थर्मोडायनामिक्स के 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, 4 उसके लॉज हैं जिसको हम कहते हैं ऊष्मागतिकी के सिद्धांत या लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो समझते हैं लॉज को। तो उसका कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी शून्यवां नियम मतलब जीरो वाला नियम है ना। 0 1 2 3 4 ऐसे करके थर्मोडायनामिक्स जो है नियम है, 0 से शुरू है और 3 तक है। ठीक है, तो पहला नियम है उनका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये इस नियम के बारे में समझते हैं। यह नियम तापमान की अवधारणा को परिभाषित करता है। ठीक है, तापमान की अवधारणा ने मतलब टेम्परेचर को लेके जो भी डाउट्स होते हैं या टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी होता है उसको परिभाषित करता है। ठीक है, और कहता है कि यदि दो प्रणालियाँ एक तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसे दो सिस्टम अगर किसी तीसरी, मतलब जो दो सिस्टम है, तो दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब 3 बॉडी हैं, ठीक है, और उनमें से 2 अगर इक्विलिब्रियम में हैं तीसरे के साथ, तो तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगी, मतलब संतुलन में होंगी। इसका अर्थ है कि यदि 3 वस्तुओं का तापमान समान है तो वे ऊष्मीय संतुलन में होंगी और उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि
कि अगर 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है, 3 बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है और 2 बॉडी, उनमें से 2 बॉडी किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम बना रही हैं, मतलब 2 बॉडी, अगर 2 बॉडी का सेम टेम्परेचर है और तीसरे के साथ वो थर्मल इक्विलिब्रियम बना रही हैं, मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम है, तो उनके बीच में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हीट जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में चलती है ना। तो जब टेम्परेचर तीनों बॉडी का सेम होगा तो टेम्परेचर ट्रांसफ़र किस में होगा? कोई जो है ऊष्मा का प्रवाह नहीं होगा, यानी टेम्परेचर ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगा, ठीक है। इसका ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? इस नियम का से तापमान को परिभाषित किया जाता है और ये सुनिश्चित करता है कि तापमान एक ऐसी संपत्ति है जिसका मापन संभव है। समझ गए? इसकी ज़रूरत तापमान के मतलब टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ी है इसकी, ठीक है। सेकंड जो लॉ है वो कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम में क्या है कि इसका जो मेन उद्देश्य है क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऊर्जा को संरक्षण करता है, मतलब हीट का संरक्षण करता है, ठीक है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। इसे ऊष्मा और कार्य के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, कि ऊर्जा ना तो बनाई जाती है और ना ही इसको नष्ट किया जाता है। ये सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती है ऊर्जा, मतलब एनर्जी, ठीक है। और इसको जैसे डिनोट करते हैं डेल्टा यू से, ठीक है, डेल्टा यू से। और क्यू माइनस डब्लू, मतलब क्यू क्या होता है? क्यू होती है प्रणाली, किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा होती है, ऊष्मा मतलब हीट, है ना। क्यू जो है हीट को डिनोट करता है और डब्लू जो है सिस्टम द्वारा किया गया कार्य होता है और डेल्टा यू क्या होता है कि प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा, ठीक, ऊर्जा का परिवर्तन। जैसे मतलब डेल्टा अगर लग जाता है किसी चीज़ में तो एनर्जी में चेंजमेंट होता है, उसे कहते हैं डेल्टा यू, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा मतलब स्टैटिक एनर्जी, ठीक है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि यह नियम यह बताता है कि जब किसी प्रणाली में ऊष्मा जोड़ी जाती है, किसी सिस्टम में अगर हीट जोड़ रहे हैं आप, है ना, उसको हीट कर रहे हैं, तो वह प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाएगी या फिर कार्य में परिवर्तित होगी। कि जैसे अगर किसी मेटल रॉड को आप गर्म करते हैं तो वह उसकी स्टैटिक एनर्जी जो कार्य मतलब आंतरिक ऊर्जा है, जो उसकी हीट है, हीट एनर्जी है, वो उसको इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। या फिर वो जैसे गैस को अगर आप गर्म करेंगे, है ना, तो वो क्या होगी कि उड़ जाएगी, वाष्प बन जाएगी या कुछ और हो जाएगा, ठीक है। जैसे बर्फ़ को गर्म किया तो पानी बन जाएगी, ऐसे करके वो किसी कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो द्वितीय नियम, है ना। तो द्वितीय नियम क्या कहता है? ये कहता है एंट्रोपी का नियम, ठीक है। तो एंट्रोपी के बारे में समझते हैं हम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नियम बताता है कि किसी स्वतः प्रक्रियाओं में एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था की मात्रा, एंट्रोपी जो होती है वो अव्यवस्था की मात्रा होती है, हमेशा बढ़ती है। स्वतः प्रक्रियाओं में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और कोई ऊष्मा इंजन 100% कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता है। जैसे कोई इंजन है, ठीक है, और उसमें अगर जो है एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और उस कोई भी इंजन जो हीट एनर्जी को कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, कोई भी। आइडियल हम मान लेते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसका तात्पर्य क्या है कि ऊर्जा का एक हिस्सा हमेशा हानि के रूप में बाहर निकलता है और दूसरा जो है रूप ये कहता है कि ऊष्मा स्वतः उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर बहती है, ना कि इसके विपरीत, ठीक है। कि आप कोई भी वर्क करेंगे उसमें हीट का कुछ ना कुछ % लॉस हो जाता है, ठीक है। 100% हीट कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। इस सेकेंड लॉ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रियाओं में हमेशा ऊष्मा हानि होगी और यह प्रक्रियाएं एक दिशा में होती हैं। यह नियम यह भी बताता है कि एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था एक बंद प्रणाली में हमेशा बढ़ती है, ठीक है। क्या कहता है? ये क्लोज सर्किल में हमेशा कार्य करती है और जो है
एक दिशा में होती है, मतलब जो एंट्रोपी है वो वर्क करती है वो हमेशा एक डायरेक्शन में होती है। और क्या है कि उसमें जब भी वर्क में कन्वर्ट होगी, जब एंट्रोपी हीट एनर्जी जो है वर्क में कन्वर्ट होगी, तो वो कभी 100% नहीं होगी, मतलब कुछ परसेंट हीट जो है वो लॉस भी होगी। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बताता है। अब थर्ड लॉ में क्या कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बताता है कि किसी पूर्णतः आदर्श व्यवस्था, मतलब शून्य केल्विन पर पूर्णतः आदर्श मतलब शून्य केल्विन पर किसी वस्तु, किसी शुद्ध क्रिस्टल के लिए एंट्रोपी शून्य होगी। समझ रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आइडियल मानते हैं, उसको आइडियल मान लिया, तो अगर 0 केल्विन पर उसको रखेंगे तो वो उसकी एंट्रोपी जो है वो शून्य हो जाएगी। इसका अर्थ होता है कि 0 केल्विन पर तापमान किसी आदर्श क्रिस्टल में अणुओं की कोई गति नहीं होगी और वह एक पूर्णतः व्यवस्थित अवस्था में होगा। समझ गए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 केल्विन पर रखा जाता है टेम्परेचर पर, तो उसके अणुओं में, उसके जो पार्टिकल्स में कोई भी गति नहीं होगी और वह पूर्णतः व्यवस्थित होगा। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? यह नियम शून्य तापमान पर प्रणालियों के व्यवहार को स्पष्ट करता है और एंट्रोपी की न्यूनतम स्थिति को परिभाषित करता है। समझ गए, जो शून्य तापमान है, मतलब टेम्परेचर जो है 0 केल्विन है, तो उस पे जो है ये व्यवहार को स्पष्ट करता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा बिहेवियर करेगा, उसको करेगा। ठीक है, अब ऊष्मागति के सिद्धांत हैं, उनके नियमों की ज़रूरत क्यों पड़ी उसका समझते हैं। कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है कि जैसे जब हीट लॉस वगैरह होता है तो उसको जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को समझने और उनका संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा क्या है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं में की दशा कि ये बताता है कि ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान कौन सी प्रक्रियाएं स्वाभाविक रूप से संभव हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तकनीकी अनुप्रयोग। इंजन, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और बिजली उत्पादन आदि प्रणालियों में डिजाइन और संचालन में थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत जो है व्यापक रूप से उपयोग होते हैं। इन सिद्धांतों से समझा जा सकता है कि ऊष्मा कार्य और ऊर्जा के बीच किस प्रकार का संबंध होता है और उनके बीच होने वाले रूपांतरण में क्या सीमाएं होती हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने बताया, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में हमने बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद इंट्रोवर्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इसको अंत तक बने रहें और कोशिश करेंगे हम कि आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपको दें। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं कि जैसे हीट का जैसे मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये कि लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है, जल का घनत्व, जल की डेंसिटी हम जो है पिछले वीडियो में बता चुके हैं। प्रेशर और डेंसिटी का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले का हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखिए, चेक करिए, और उसमें जो है आप फिजिक्स के में जो भी टॉपिक आप चाहिए वो उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल का घनत्व तो सबसे अधिक कितने केल्विन पर होगा? तो ऑप्शन है 273 यानी 273, ऑप्शन बी है 227 मतलब 227, ऑप्शन सी 277, ऑप्शन डी 0। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। किसी पदार्थ के एकांक आयतन, है ना, यूनिट डेंसिटी में उपस्थित द्रव्यमान यानी मास को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व की परिभाषा होती है कि मास पर यूनिट डेंसिटी। ठीक है, जल का घनत्व 277 केल्विन, है ना, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे अधिक होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 274.15 केल्विन। ठीक है, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है कि 33.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए, तो इसमें क्या कह रहा है कि 277 केल्विन यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अधिक होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 डिग्री तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस लगभग कितने के बराबर होता है?
अब अगर हमें टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में दिया है और उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो F-32/9 है ना, निकाल लेते हैं। ये फार्मूला याद रखना है। क्या है? C सेंटीग्रेड मतलब C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट F-32/9 से। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला से आप कोई भी वैल्यू सेंटीग्रेड में दी है उसे फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सेंटीग्रेड दिया गया है 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो 32/9 रख देना है और 37/5, तो फार्मूला F बराबर 98.6 आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो अब 0 डिग्री रख दिया अगर, तो C-0 ऐसे करके रख के अगर निकालेंगे तो 0 डिग्री जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखो फिजिकल स्टेट उसकी पूछ रहा है वाटर की। ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस पर, तो 12 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल टेम्परेचर है ना, उस पे जल की जो भौतिक अवस्था होगी वो द्रव ही रहेगी। नॉर्मल जैसे जल होता है उस समय वो द्रव ही रहेगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर 0 रखते हैं तब हमारा जो जल है, वाटर है, वो जम जाएगा, वो बर्फ़ में बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं टेम्परेचर, तो हमारा जो वाटर है वो उबलने लगता है और वाष्प में बनने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होगा। अब इसमें केल्विन के बराबर रखा है, केल्विन में वैल्यू दी गई है, तो परम शून्य मतलब एब्सोल्यूट वो तापमान होता है, ये परम शून्य एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है कि उसमें जो है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान 0 डिग्री केल्विन से जोड़ा जाता है। ठीक है, तापमान न्यूनतम संभव ताप होता है जो किसी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, उन जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, किसी भी बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो स्पीड होती है आपस में मूव करने की, वो जो स्पीड है वो 0 हो जाती है उस समय। ठीक है, तो परम शून्य तापमान यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 केल्विन अथवा 273.15 -273 अर्थात 273 से कम तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है। क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक कम तापमान दर्शाता है और निम्न तापमान की वह भौतिकी इसकी शाखा है। इसमें निम्न तापमान जो है 0 डिग्री से 123 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 0 से -123 डिग्री तक है ना, जो क्रायोजेनिक है वो नापने के लिए युक्त होता है। ठीक है, और क्रायोजेनिक किस में यूज होता है, वो कहते हैं GSLV रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है जो बहुत कम तापमान पर भरा जाता है। ठीक, क्रायोजेनिक, जिसे क्रायोजेनिक रॉकेट भी कहते हैं। ठीक है, ईंधन है ये क्रायोजेनिक होता है, वो बहुत ही कम तापमान जो रॉकेट होते हैं वो बहुत ही कम तापमान वाला ईंधन है जो रॉकेट में भरा जाता है। ठीक है, और उसको जो है क्रायोजेनिक रॉकेट कहते हैं, रॉकेट इंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। तो अधिकतम होगा मतलब सबसे अधिक होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस अभी हमने बताया था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अथवा 277 डिग्री केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व सब अधिकतम होता है तथा आयतन न्यूनतम होता है। जब घनत्व ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, आयतन। ठीक है, और जल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसमें हो जाता है वाष्प में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 372 डिग्री सेल्सियस को
केल्विन पैमाने में परिवर्तित करना है। 372 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में परिवर्तित करेंगे तो 273 होता है जो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। और 372 में अगर हमने 273.15 जोड़ दिया तो 645.15 केल्विन जो है टेम्परेचर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। सेंटीग्रेड जो होता है वो किस पर आधारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है जीन पियर क्रिस्टन, ऑप्शन सी है मार्टिन स्ट्रोमर और ऑप्शन डी है एंडर्स सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि इन्होंने सेंटीग्रेड जो है, सेंटीग्रेड नाम का जो तापमान का जो एसआई यूनिट दी गई है वो कौन से वैज्ञानिक ने दी, तो एंडर्स सेल्सियस ने दी है। तो एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है, एंडर्स सेल्सियस एक जो थे वो स्वीडिश खगोलज्ञ थे, ठीक है। स्वीडन के वो क्या नाम साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा था, 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय से वेधशाला की स्थापना की, है ना। और 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल को प्रस्तावित किया। इस स्केल को बाद में कार्ल लीनियस ने 1745 में बदल दिया था, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें साइंटिस्ट के नाम पूछ दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है तो कौन सा टेम्परेचर वैल्यू कितनी होगी जिस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे, ठीक है। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये, और उसमें हम निकालना होता है कि वही फार्मूला C/5 और F-32/9, ठीक है। तो ये जो है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होंगे, ठीक है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस भी उतना ही होंगे और फ़ारेनहाइट भी उतना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप की प्राप्ति कब होती है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है कब मिलता है हमें, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रणाली के आणविक संवेग के शून्य हो जाने पर, मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो शून्य हो जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। ऑप्शन बी है समुद्र स्तर पर, ऑप्शन सी है -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, ऑप्शन डी है पृथ्वी के केंद्र पर। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ये अभी हम पहले बता चुके हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस को ही हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, समझ लीजिए। परम शून्य तापमान की प्राप्ति -273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। परम शून्य तापमान वह तापमान है जिसके नीचे ताप संभव नहीं है। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है। यहाँ पे जैसे जब -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इस टेम्परेचर पे जो गैसियस होती हैं, गैसियस जो पदार्थ होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं जो मूव करते हैं उनकी गति शून्य हो जाती है, मतलब वो भी मूव करना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये इसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप शून्य निरपेक्ष एब्सोल्यूट जीरो के मान पर पहुंचता है। ताप जो है, टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट जीरो पर कब पहुंचता है। तो ऑप्शन ए है 273 केल्विन के तापमान पर, ऑप्शन बी निर्वात की स्थिति में, ऑप्शन सी पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन डी जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है, ठीक है। जो और एब्सोल्यूट जीरो या एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है कब प्राप्त होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जब स्पीड जीरो हो जाती है गैसियस पार्टिकल्स की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जब तंत्र की आणविक गति जो है वो शून्य हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा, ठीक है। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरआरबी ग्रुप डी में आया है 2 बार और आरआरबी एएलपी में भी 1 बार आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमें जब सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं टेम्परेचर को तो हमें क्या करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए पढ़ेंगे, दिए गए तापमान को 273 से गुणा करें और दिए गए तापमान को 273 में जोड़ें और दिए गए तापमान को 273 से विभाजित करें और 200 दिए गए तापमान में से 273 घटाएं। अभी हमने पहले
एक टेम्परेचर को जो है केल्विन में बदलने के लिए क्या किया था, उसको 273 में जोड़ दिया था, ठीक है। और जोड़ना होता है, कोई भी टेम्परेचर अगर दिया गया है सेल्सियस में, उसको केल्विन में बनाना है तो उसमें 273 की वैल्यू 273.15 की वैल्यू जोड़ देते हैं और वो सेल्सियस में बन जाती है, वो केल्विन में बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है, ठीक है। हमने थर्मोमीटर पे हम लोग फीवर चेक करते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि 98 डिग्री होना चाहिए, जो एक नॉर्मल होता है 98 और 99 के बीच में कोई भी टेम्परेचर वो उसमें नॉर्मल होता है। वो टेम्परेचर हमेशा फ़ारेनहाइट में नापते हैं, जो थर्मोमीटर जो बताता है वो हमेशा फ़ारेनहाइट में बताता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस समय सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 273 का मान क्या है ना। जो 273 है उसका मान अभी हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 273 केल्विन का मान 0 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि सेल्सियस स्केल 0 से शुरू होती है और केल्विन स्केल 273 से शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस और केल्विन के तापमान के बीच में क्या संबंध है, सेल्सियस और केल्विन के बीच में, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, 98.6 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन या 0 डिग्री केल्विन इक्वल टू 273 सेल्सियस, ठीक है। तो इसका संबंध होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, 273 केल्विन, क्योंकि केल्विन की जो वैल्यू है वो 273 से शुरू होती है और सेल्सियस की वैल्यू है वो 0 डिग्री से शुरू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। कौन सा तापमान ऐसा है कि जहाँ पे मतलब द्रव में भी होगा पानी और सॉलिड में भी पानी होगा, वो स्थिति वो कौन सा तापमान होगा। तो तापमान होगा 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस या -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा जब जल जो है तरल एवं ठोस अर्थात बर्फ़ की अवस्था में विद्यमान हो सकता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का हिमांक बिंदु होता है जिस पर पानी बर्फ़ में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस पर पानी भाप में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए में क्या करना पड़ेगा, 273 जो है घटाना पड़ेगा। क्योंकि अभी जब हम जो है सेल्सियस से केल्विन में बदलते थे तो अब हम 273 जोड़ते थे। अब केल्विन से हम सेल्सियस में बदलेंगे तो हमें 273 घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से सेल्सियस की वैल्यू शुरू होती है और केल्विन जो है वो 273 केल्विन से शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर नहीं करती है, घन वस्तु में, है ना। तो घन वस्तु में ऑप्शन ए है सामग्री की घनता पर, सामग्री के आयाम पर, घर्षण पर या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, ठीक है। तो ये क्या है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर जो है घर्षण पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उसके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। और ऊष्मा प्रवाह वस्तु के तापमान, वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, जो प्रवाह होता है, जो टेम्परेचर ट्रांसफ़र होता है वो निर्भर करता है हमेशा वस्तु के टेम्परेचर पर, वस्तु की हीट पर, है ना, वस्तु में हीट की मात्रा पर और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो घन वस्तुओं में सामग्री का घनत्व, आयाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है। जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है कि चालन से होता है, मतलब यानी जो पार्टिकल मूव होते हैं, संवहन से होता है और विकिरण से होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है कि ये होता है मुख्य रूप विकिरण से होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है कि गर्म जल को ले जाने वाले इंसुलेटेड पाइपों में होता है, या बी जो है रेफ्रिजरेटर फ्रीजर कॉइल में होता है, या सी
बॉयलर भट्टियों में होता है, या डी किसी संघनित में नित्र में वाष्प का संघनन होता है। कहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं कि संघनन, वो चालन भी होगा, संवहन भी होगा, विकिरण भी होगा। तो ये होता है बॉयलर की भट्टियों में। ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से बॉयलर भट्टियों में होता है। ठीक है। चालन के द्वारा ऊष्मा का अंतरण ठोस में होता है, और द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का अंतरण संवहन द्वारा होता है। और विकिरण द्वारा ऊष्मा के अंतरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का अंतरण विकिरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, कि मतलब एक रे द्वारा जो है, रेज द्वारा मतलब किरणों के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। और संवहन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करके एक दूसरे तक पहुंचते हैं। और सॉलिड में क्या होता है, चालन, मतलब एक ही पार्टिकल मूव कर जाता है, मतलब आपस में कनेक्ट रहते हैं। उसमें जो बॉडी का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो ज़्यादा होती है ठोस की, तो उसमें मूव नहीं कर पाते हैं जो पार्टिकल्स, वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर देते हैं टच हो के। और संवहन में क्या होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को मूव करके वहाँ तक हीट पहुँचा देता है। ठीक है, ये होता है बॉयलर की भट्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है। ठीक है, कि मुख्य रूप से किस पे निर्भर करता है विकिरण द्वारा? इसके तापमान पर बिल्कुल, पिंड की प्रकृति पर बिल्कुल, इसके पृष्ठ के विस्तार एवं प्रकार पर बिल्कुल, मतलब उपरोक्त सभी पर। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से सतह के तापमान पर, सतह की प्रकृति पर, मतलब पालिश, खुरदरा, काला या सफ़ेद, या पृष्ठ का प्रसार जो है तथा प्रकार, सभी पर निर्भर करता है। समझ गए? तो विकिरण मतलब किरण तो कुछ भी हो आप, मतलब उस पर वो जाएगा। जैसे चिकना है तो उस पर ज़्यादा पड़ेगा, या खुरदरा है तो उस पर ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा होता है। काला है या वैसा पड़ेगा, कोई कलर्ड है तो वैसा पड़ेगा, है ना। कोई जैसे लाल रंग की अगर वस्तु है या काली वस्तु है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है, और सफ़ेद रंग की है वो कम गर्म हो पाती है, थोड़ी देर में गर्म होती है ना। ऐसा करके जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है किरणों के द्वारा, धूप में अगर कोई चीज़ रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। ठीक है, अभिकथन क्या है कि लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, और कारण क्या है कि लोहा गर्मियों में फैलता है, तो उसमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है, कि देखो लोहे की पटरियों के बीच में हमने देखा है कि छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। और कारण क्या होता है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। हाँ, लोहा गर्मियों में फैलता है। अगर वो गैप नहीं छोड़ा जाएगा, जैसे पटरी होती है, रेलवे लाइन की पटरी, उनके बीच में गैप छोड़ दिया जाता है। अगर वो छोटा सा गैप नहीं छोड़ेंगे तो गर्मियों में जब वो हीट ट्रांसफ़र होगी, जब ट्रेन निकलती है और धूप रहती है, ठीक है, तो उसमें जो होती है कि ऊष्मा की वजह से थोड़ा जो पटरी है या लोहा है वो थोड़ा सा फैलता है। अगर फैलेगा तो अगर गैप नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि वो टेढ़ी हो जाएंगी पटरियाँ, और जिससे ट्रेन की दुर्घटना है, एक्सीडेंट है, वो उसमें संभावना बढ़ सकती है, हो सकती है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए या ट्रेन के पहिया जो है पटरी से उतर जाएँ। तो इस वजह से उनमें गैप छोड़ा जाता है। तो दोनों सही है, कि ए सही है और आर उसकी व्याख्या कर रहा है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। ठीक है, कौन सा तंत्र है? जो ए है संवहनी संबंधी, या तंत्रिका तंत्र संबंधी, या सी है उत्सर्जन संबंधी, या डी है श्वसन संबंधी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है जिसमें किसी तरल पदार्थ जैसे गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरण मतलब संवहन द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठोसों में संवहन संभव नहीं है, किंतु तरल पदार्थों में संवहन ऊष्मा के संचरण की एक मुख्य विधि है। ठीक है, अभी हमने बताया था संवहन और उसमें क्या नाम चालन में और विकिरण के बारे में। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की प्रणाली है। जो वास्तविक गति क्या होती है कि उसमें जो है ऊष्मा की स्थानांतरण की प्रणाली है, एक सिस्टम है ये। ठीक है, वो क्या है? ऑप्शन ए है संवहन मतलब कन्वेक्शन, और ऑप्शन बी है चालन मतलब कंडक्शन, और ऑप्शन सी है रेडिएशन किरण, और ऑप्शन डी है वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन ए है संवहन। संवहन क्या हो? ऊष्मा के स्थानांतरण की एक प्रणाली या संचरण की एक विधि है। ठीक है, इसमें पदार्थ जो है गैस, द्रव या प्लाज्मा में
अणुओं के समग्र स्थानांतरण या गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, गति द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किस में होता है, वो संवहन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या होता है? कि उसमें जो है द्रव और गैसों में जो ताप का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? नंबर ए, ऑप्शन ए है चालकता, ऑप्शन बी है संवहन, ऑप्शन सी है विकिरण और ऑप्शन डी है चालकता और विकिरण दोनों। आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। संवहन, संवहन क्यों होता है कि जो है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर होता है और उसकी जो लिक्विड और गैस की जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें क्या है डेंसिटी कम होती है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, और इसी से जब वो मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे तब वो जो है हीट ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को कहते हैं संवहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? कि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊन शरीर के तापमान को बढ़ाता है, ऊन शरीर के तापमान को घटाता है। और इसका आंसर है कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ऊनी कपड़े जो हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, अतः शरीर की गर्मी को बाहर जाने नहीं देते हैं वो, है ना, वो हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। बाहर सर्दियों में क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। अगर आप ऊनी कपड़े नहीं पहनेंगे या नॉर्मल कपड़े पहनते हैं या कपड़े ही नहीं पहनते हैं तो क्या है कि हमारी बॉडी को ठंड लगती है। और ठंड क्यों लगती है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर वो कम होता है, और हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रैवल करती है। तो क्या है कि वो टेम्परेचर आपकी बॉडी को कम हो जाएगा और आपको सर्दी लग जाएगी। ठीक है, और ऊनी कपड़े जो होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब उनमें जो हीट जो है वो फ्लो नहीं होती, वो हीट को बाहर जाने से रोक देते हैं बॉडी की, तो हमारी बॉडी जो है गर्म रहती है। ऊनी कपड़ों के छिद्रों में हवा भर जाती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिस कारण शरीर से ऊष्मा की हानि नहीं हो पाती है। ठीक है, और हमें सर्दी नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोसिलिकेट गिलास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट नाम की एक धातु होती है, जो मतलब धातु एक गिलास होता है जैसे कांच का, तो वो कहते हैं कि उस बर्तन का उपयोग माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसका रीज़न है ये भंगुर नहीं है, ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। हाँ, ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। जो ऊष्मा प्रतिरोधी अगर कोई भी वो पदार्थ होगा तो वो क्या होगा, ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देगा और ऊष्मा का कुचालक होगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको जो है माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन जो है विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है? मतलब सुचालक और कुचालक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा अगर प्रवाहित होगी, करंट प्रवाहित होगा, तो वो सबसे ज़्यादा जो होगा वो ग्रेफाइट में होता है। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा चालक है। ग्रेफाइट अधातु होती है, किंतु अपवादात्मक गुण इसकी विशिष्ट संरचना के कारण होते हैं। इसमें परमाणु का चौथा संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का सर्वोत्तम चालक बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक फ्रीली मूव, इसकी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है और वही जो है ऊष्मा का बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा कहते हैं कि विद्युत का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, वो जो है उसको सुचालक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक बन जाता है? कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि वो सुचालक होगा, तो उसमें एक जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वही हमेशा सुचालक बन जाता है। तो ऑप्शन ए प्रोटॉन, और ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। मतलब इसमें जो है कोई भी वस्तु में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें जो है विद्युत का सुचालन होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति विद्युत का सुचालक बनता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक पदार्थ से बने एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध में के बराबर होता है। जिस सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध चांदी का होता है, इसलिए चांदी विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है, जिसका सबसे कम जो रेजिस्टेंस होगा
या विद्युत प्रवाहित करने को रोकने वाली की क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा अच्छी सुचालक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शन क्या है कि चीनी मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है निकल। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से 3 जो है वो मेटल हैं एक तरीके से, और एक जो ए चीनी मिट्टी के बर्तन है वो जो है क्या नाम है नॉन मेटल है। ठीक है, और नॉन मेटल जो है हमेशा जो है विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चीनी मिट्टी का विद्युत का सुचालक नहीं है। इसका रासायनिक नाम जलयुक्त एल्यूमिनियो सिलिकेट है, सिलिकेट है। तो इसका फार्मूला होता है Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O। ठीक है, चीनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, प्याले, कटोरी, थाली, अस्पताल में काम में लाए जाने वाले सामान, बिजली के इंसुलेटर, मोटर गाड़ियों के स्पार्क प्लग, ताप से इत्यादि में जो है बनाने में उपयोग होता है चीनी मिट्टी के बर्तन आजकल घरों में, आजकल तो कम रहते हैं, पहले बहुत घरों में बहुत उपयोग होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक नहीं है? विद्युत आवेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा जो है विद्युत आवेश का सुचालक नहीं है? वो सुचालक है। ठीक है, कांच ये नॉन मेटल है, कागज़ नॉन मेटल है, पानी मतलब सुचालक तो है, लेकिन तांबा जो है, पानी लिक्विड है और तांबा सॉलिड है, तो तांबा जो है बेहतर सुचालक है पानी से। ठीक है, जिन पदार्थों को लेकर विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तांबे में फ्लक्स जनरेट होता है, आवेश सरलता से प्रवाहित होता है, उन्हें चालक या सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ, जैसे ऊष्मीय चालकता है किसी ठोस धातु की, वो तापमान के साथ अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो वो बढ़ेगी, घटेगी या कैसी होगी, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी है घटना या बढ़ना तापमान पर निर्भर होगा। ठीक है, कि किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता है ना, हीट जो है कंडक्टिविटी वो बढ़ेगी या घटेगी बढ़ते तापमान के साथ। अगर तापमान बढ़ेगा किसी भी सॉलिड का तो जो ऊष्मीय चालकता है वो कम होगी। ठीक है, घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि उसका फार्मूला होता है कि K जो है हमेशा वो ऊष्मीय चालकता को K से डिनोट करते हैं, और ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदन प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? कि ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, कौन सा वो प्रतिरोधक है? प्रतिरोधक बहुत तरीके के होते हैं, एक तो जैसे जिसको रजिस्टर बोलते हैं, है ना, तो इसमें उनके नाम होते हैं, तो नाम से जैसे याद आएगा, नाम ने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है थर्मिस्टर, ऑप्शन बी है द्विध्रुवीय, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रतिरोधक थर्मिस्टर एक प्रकार का प्रतिरोधक है, जिसका प्रतिरोध उसके ताप के परिवर्तित होने के साथ साथ बहुत अधिक परिवर्तित होता है। जो है ताप के अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मिस्टर का टेम्परेचर भी चेंज होता है। अन्य प्रकार के प्रतिरोधों का मान तापमान में परिवर्तन होने पर बहुत कम परिवर्तित होता है, जबकि थर्मिस्टर का तापमान बदलने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक बदल जाता है। ठीक है, थर्मिस्टर का प्रयोग धारा रोकने, ताप सूचक या सेल्फ रिसेटिंग या ओवर करेंट प्रोटेक्टर एवं एलिमेंट में बहुतायत होता है। जब एलिमेंट वगैरह बनाते हैं तो उसमें थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा वाले जो कुकर होते हैं उनके अंदर का रंग कौन सा होता है? कि सफ़ेद होता है, नीला होता है, काला होता है या भूरा होता है? तो सौर ऊर्जा वाले जो कुकर होते हैं उनका जो अंदर का रंग होता है वो काला होता है। काला क्यों होता है? कि काला रंग हमेशा ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, इस वजह से वो जो है उसमें उसका रंग काला किया जाता है। जिससे अगर आप कोई काली चीज़ धूप में रखेंगे तो धूप को जो है काली चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी बजाय सफ़ेद के। ठीक है, तो
कुकर जो है, जितने भी सौर ऊर्जा वाले होती हैं प्लेट्स भी ज़्यादातर नीली, डार्क नीली रखी जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से रखी जाती हैं कि ये लोग जो है, ये कलर जो है ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्म पिंड मतलब एक गर्म ऑब्जेक्ट है, न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है और पिंड का प्ररूपी तापमान समय के आरेख का क्या होगा। ये इसमें 4 तरीके के ग्राफ दिए गए हैं। इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसको जो है नियम वो कौन सा है, न्यूटन के ठंडक नियम को वो कर रहा है, ठीक है, दिखा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है ना, उसके साथ समय के साथ तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसमें कौन सा काम करेगा ग्राफ। तो जो टेम्परेचर क्या होता है, समय के साथ कम होता जाता है। अगर आप समय बढ़ाएंगे और टेम्परेचर जो है उसको मॉनिटर करेंगे तो समय के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो ग्राफ है वो सही फॉलो करेगा ठंडक के नियम के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बन जाती है। कि कौन सा तापमान होता है जब एक कोई सॉलिड है वो जो वायुमंडलीय दबाव पर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पिघल कर द्रव बन जाती है या लिक्विड बन जाती है, ठीक है, वह कौन सा तापमान होता है, उसे क्या कहेंगे। तो गलनांक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन सी है क्वथनांक बिंदु, ऑप्शन डी है संलयन की अव्यक्त उष्णता, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गलनांक, वही करेक्ट आंसर है। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, है ना, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वो ये क्या होता है, क्वथनांक, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट गलनांक को, ठीक है। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह तापमान होता है जब पदार्थ जो है ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। गलनांक ठोस और द्रव अवस्था में समयावस्था में होते हैं। जिस तापमान पर किसी पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव से ठोस में परिवर्तित होती है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है उसको कहते हैं बॉइलिंग वो गलनांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था को से ठोस अवस्था में परिवर्तित होते हैं उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु, ठीक है। निश्चित ताप पर हिमांक बिंदु, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गलनांक किसे कहते हैं और हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होगी, ठीक है, जल की भौतिक स्थिति है। तो ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है गैसीय, ऑप्शन सी है ठोस, ऑप्शन डी है तरल। तरल मतलब लिक्विड में। तो अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो उबलने लगता है, यानी गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो 257 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो गैसीय अवस्था में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मतलब वो जो वाष्प की दाब प्रेशर होता है, मतलब उसका वाष्प का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय प्रेशर से जो है उसके बराबर होता है। पानी का क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वायुदाब के साथ परिवर्तित होता है तथा वायुदाब बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पानी जो है वो गैसीय अवस्था में बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमीकरण मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब पानी जो है जम जाता है, जमने लगता है, तब पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा होता है फ्रीजिंग की वजह से, ठीक है। ऑप्शन ए है एक्सपेंशन, ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है ह्यूमिडिफिकेशन, ऑप्शन डी है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर कि फ्रीजिंग जो है, फ्रीजिंग तापमान पर क्या है पाइप फट जाते हैं क्योंकि उसमें जब पानी जमता है तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, एक्सपेंशन होता है।
क्यों? ये बॉडी जो है पहले लिक्विड, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जब वो लिक्विड में होता है, लिक्विड रूप में होता है, तो पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। और जैसे ही वो सॉलिड बनता है, बर्फ़ बनती है, तो उनका जो पार्टिकल्स हैं वो पास में आ जाते हैं और डेंसिटी बढ़ जाती है। इससे क्या है, पानी जम जाता है, और जम जाता है तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें जो है पाइप पाइप सेम, मतलब उसमें आकृति में रहेंगे, और पाइप जब सेम उसमें रहेंगे, सेम साइज़ में रहेंगे, तो इसका साइज़ पानी का बढ़ेगा और इससे पाइप फट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बताए हैं हमने, वो सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए थे। आशा करते हैं कि क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे और टॉपिक भी आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होगा? ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो केल्विन में कितना होगा, कितने केल्विन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो उसमें 273 ऐड कर देंगे, 273, ठीक है। 273 क्यों ऐड करेंगे? केल्विन की शुरुआत होती है 273 से, और पानी की शुरुआत होती है, वो सेल्सियस की शुरुआत होती है वो 0 डिग्री से होती है। तो जब हम केल्विन शुरू करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो बॉइलिंग पानी उबलना शुरू होता है, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस को 273 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का वाष्पीकरण क्या होता है? जल का वाष्पीकरण होता है कौन से तापमान, मतलब कब हो जाता है जल का वाष्पीकरण? ए हिमांक बिंदु पर, बी संगलन तापमान पर, ऑप्शन सी है समस्त तापमानों पर, ऑप्शन डी है क्वथनांक बिंदु पर। तो पानी का एवोपरेशन जो है समस्त तापमान पर हो जाएगा, मतलब किसी भी तापमान पर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, है ना, एवोपरेशन ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो एवोपरेशन कम होगा। तो तापमान कोई भी हो, बस इंक्रीज अगर करेंगे तो बढ़ेगा, और डिक्रीज अगर करेंगे तापमान तो एवोपरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तापमान अगर है, टेम्परेचर अगर है, तो एवोपरेशन तो किसी भी तापमान पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? कि उसमें क्या होता है, बाष्पीकरण होता है ना। बाष्पन की प्रक्रिया के कारण मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े में जो होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे होकर घड़े का पानी बाष्पित होकर उड़ जाता है। फलस्वरूप घड़े के अंदर का तापमान कम हो जाता है, और बाष्पीकरण की यह प्रक्रिया गर्मी में अच्छे प्रकार से होती है, ठीक है। तो गर्मियों में जो होता है घड़े का पानी, मटके का पानी, वो ठंडा होता है, वो होता है बाष्पीकरण की प्रक्रिया की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, केंद्रापसारण की प्रक्रिया पर काम करता है। वो केंद्रापसारण नहीं, सॉरी, बाष्पीकरण की प्रक्रिया पर। रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि जो ठंडा, उसमें क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। कैसे बाष्पीकरण होता है कि उसमें जो टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का, मतलब कोई भी चीज़ वस्तु रखते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है, और उसमें जो है बाष्पीकरण हो जाता है, पानी की मात्रा का, पानी का बाष्पीकरण हो जाता है, तो वो जो वस्तु है वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। और बस रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखकर उनको जल्दी ख़राब होने से बचाता है। यह बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे की एक बाष्पत कुंडली के में जैसे एक वो बनी होती है रिंग टाइप में, पीछे फ्रिज के पीछे, उसमें क्या होती है, फ्रेयान गैस भरी होती है, जो बाष्पीकृत होके क्या करती है कि ठंडक उत्पन्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के बाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग
किस रूप में किया जाता है ना। तो गर्मियों में जो ठंडक गर्मी अवशोषित करी जाती है, किसमें कोई भी पदार्थ की गर्मी को कम किया जाता है, अवशोषित की जाती है, तो वो किस में की जाती है। ऑप्शन ए माइक्रोवेव ओवन, उसमें तो गर्मी बढ़ाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन सी गीज़र में भी गर्मी बढ़ाई जाती है। ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक केतली, उसमें भी गर्मी बढ़ाई जाती है, जो पानी गर्म करने के काम आते हैं। ओवन में कोई भी सामान पकाने का काम आता है, और गीज़र में भी पानी का गर्म किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर जो है उसमें जो है बाष्पीकरण क्या करता है कि बाष्पीकरण के माध्यम से गर्मी को अवशोषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत का अनुभव होता है। तो गर्मी के मौसम में जब हम पंखा चलाते हैं तो हमें राहत मिलती है। ऐसा क्यों होता है कि पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। ऑप्शन बी है पंखे से हवा बहने पर हमारे शरीर से अधिक गर्मी निकलती है। पंखे से ठंडी हवा प्राप्त होती है। पंखे से हवा की चालकता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्यों होता है कि गर्मी में के मौसम में पंखा की हवा हमारे शरीर पे लगती है और हमेशा हमारा जो पसीना है वो बहुत जल्दी सूख जाता है। मतलब हवा जो वाष्प पसीना जो है हमारा वाष्प बन के उड़ जाता है, उसमें क्या है पसीने पे वाष्पीकरण का प्रयोग होता है और हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है। सतही मतलब जो बॉडी की जो लेयर है वो उस पर क्या कौन सी घटना जो है वो लेयर पे काम कर रही है, ठीक है। एक ऑप्शन ए है उबलना, ऑप्शन बी है पिघलना, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है जमना। देखो उबलना क्या होगा कि हमारा जैसे पानी है उबाल रहे हैं, है ना, तो वो पूरी बॉडी पे जो जितना भी बर्तन में पानी रखा होगा वो पूरा उबलेगा, ना कि ऊपर की सतह उबलेगी, ठीक है। पिघलना कि बर्फ़ हमारी रखी हुई है तो वो पूरी बर्फ़ पिघलती है, पूरी बॉडी पिघलेगी। और जमना जो पानी हमारे किसी उसमें रखा हुआ है और उसको अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो पूरी बॉडी से ही जमेगी और पूरी बॉडी ही पिघलेगी, ठीक है। लेकिन वाष्पीकरण ऐसा होता है कि तालाब में पानी भरा हुआ है और जब सूर्य की गर्मी उस पर पड़ती है तो वाष्पीकरण ऊपर की सतह से होती है, ना कि अंदर से। तालाब के गहराई से कोई भी वाष्पीकरण नहीं होता, वो सतह पे होता है, ठीक है। ऊपर की जो लेयर होती है पानी की उसी से वाष्पीकरण होगा, ठीक है। तो वाष्पीकरण एक ऐसी घटना है जो सतही घटना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथन। जो बॉइलिंग होती है वो एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें द्रव के उसके क्वथन बिंदु पर गर्म हो जाने पर द्रव की सतही से तेज़ी से वाष्पन होता है, ठीक है। किसी तरल ऑप्शन पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। कि किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी। कि तरल जो है एक समान मात्रा में है और कौन सी प्रक्रिया जो है वो सबसे धीमी होगी, ठीक है। एक है क्वथन, ठीक है, क्वथन। ऑप्शन बी है संघनन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण, ऑप्शन डी है हिमांक, है ना। कि देखो एक तो है उबलना, मतलब हाँ उबलना, एक होता है संघनन होना, वाष्प में बनना, ऑप्शन डी है हिमांक मतलब बर्फ़ में जमना, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण मतलब वेपोराइज होना। तो सबसे जो धीमी प्रक्रिया है ना वो वेपोराइजेशन होगा या एवोपरेशन होगा, ठीक है। वो क्या होगा कि जब कोई तालाब होता है तो हमेशा क्या कहते हैं तालाब है तो उसमें जब हम पानी को उड़ाएं वाष्पीकरण करेंगे तो बहुत स्लो मात्रा में होता है, बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। और बर्फ़ चाहें तो हम 2 मिनट में जमा सकते हैं, है ना, लेकिन जो वाष्पीकरण है वो धीमे धीमे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, ठीक है। जो जूल का तापन नियम है, टेम्परेचर लॉ है, उस पर जो है आधारित नहीं है वैद्युत उपकरण, कौन सा। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक केतली, ऑप्शन बी है विद्युत प्लग एवं स्विच, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन डी है विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज। देखो ये विद्युत जो उपकरण है उसमें क्या है जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। कौन सा नहीं है कि विद्युत प्लग एवं स्विच। विद्युत प्लग और स्विच क्या होते हैं कि ये सप्लाई देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। अगर इनको बंद किया तो सप्लाई रुक जाती है और चालू किया तो सप्लाई चालू हो जाती है, ऑन हो जाती है। इलेक्ट्रिक केतली क्या होती है कि ये एक उपकरण है, ठीक है, ये उपकरण है जो
विद्युत जो जूल का तापन नियम है, मतलब विद्युत ऊर्जा पे काम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन भी एक उपकरण है। विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज भी एक उपकरण है, ठीक है। तो जूल के तापन नियम के अनुसार किसी विद्युत चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग में समानुपाती होती है। क्यों? कि जितनी इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देंगे और उतनी ही वो क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और चालक के प्रतिरोध आर समानुपाती तथा चालक में प्रवाहित हो रही धारा के समय के समानुपाती होते हैं, ठीक है। कि जो प्रतिरोध होगा उसके समानुपाती और जो धारा का समय होगा उसके समानुपाती। अगर जितने समय हम विद्युत जो ऊर्जा है वो प्रोवाइड करते रहेंगे तो हीट एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं वो तापन नियम पर आधारित उपकरण हैं, और जबकि जो है विद्युत प्लग एवं स्विच विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी सीधे किस में जो है संदर्भित नहीं होती है, ठीक है। थर्मल ऊर्जा का मापन, अणुओं की गति, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण और पदार्थ के थर्मोडायनामिक गुण। तो गर्मी जो है थर्मल ऊर्जा का मापन नहीं होता है। गर्मी में हम थर्मल ऊर्जा द्वारा थर्मल एनर्जी जो है हम मापित नहीं कर सकते हैं। गर्मी के माध्यम से हम जो है अणुओं की गति, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से स्थानांतरण और पदार्थों के थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर करती है। जो गर्मी है वो अणुओं की गति पर निर्भर करती है, चुंबकीय तरंगों पर निर्भर करती है और थर्मोडायनामिक गुण पर निर्भर करती है, लेकिन थर्मल ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिकी का 100वां नियम क्या कहलाता है, क्या बताता है? तो ऊष्मागतिकी हमने अभी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा था और हमने सारे लॉज भी बताए थे। तो उसमें क्या कह रहा है कि वो किस पे आधारित है, समझ लीजिए आप उस किस पे आधारित है और क्या बता रहा। तो ऑप्शन ए है, दो ऊष्मागतिकीय प्रणाली सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन या थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं। देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि उसमें 3 बॉडी हैं, ठीक है। 3 बॉडी हैं और 2 बॉडी अगर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तीसरे के सापेक्ष, तो तीनों बॉडी जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगी और वो मतलब उनमें जो है ऊष्मा का ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगा, ठीक है। ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और ऑप्शन बी पढ़ते हैं कि यदि 2 प्रणालियाँ ऊष्मा संतुलन में हैं और तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी, ठीक है। यदि 2 प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो वे भी एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं होंगी। ऑप्शन डी पढ़ते हैं कि जब 2 प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हैं तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। आरआरबी जेई में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ऊष्मा गति का 100वां नियम बताता है कि जब 2 प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होती हैं, ठीक है। ऊष्मा गतिकी का 100वां नियम तापमान को परिभाषित करता है, मतलब टेम्परेचर को परिभाषित करता है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? ब्रह्मांड में जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी एक तरीके की एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो कैसी प्रवृत्ति में होती है? ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी औसत, ऑप्शन डी अधिकतम। तो ब्रह्मांड में जो होती हैं एनर्जी वो फ्रीली मूव करती है, तो वो जो है हमेशा अधिकतम होगी। ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि सभी स्रोत की ऊष्मा वायुमंडल में जाती है, उसकी ऊष्मा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो हिमालय है वो बर्फ़ का बना हुआ है और वो पिघल रहा है। क्यों पिघल रहा है? कि हम लोग डेली ये जो एसी और ये वृक्ष काट रहे हैं, मतलब वायुमंडल की जो ठंडक है वो हम कम कर रहे हैं और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो ये टेम्परेचर जो है ऊपर भी काम कर रहा है, ब्रह्मांड में भी काम कर रहा है और ब्रह्मांड की जो ऊष्मा है वो एंट्रोपी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से तापमान मापा जाता है वह क्या कहलाता है? कि मतलब हमारी बॉडी से अगर हमें टेम्परेचर नापना है और हमारी बॉडी को टच ना किया जाए और तब भी हमारी बॉडी को टेम्परेचर नाप लिया जाए, तो किस यंत्र से
उपकरण से जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए विकिरण अवरक्त पायरोमीटर, ठीक है। ऑप्शन बी फील्ड सिस्टम या तापमापी, और ऑप्शन सी पारद वाली ग्लास तापमापी, या ऑप्शन डी ऊष्मा विद्युत पायरोमीटर। तो विकिरण पायरोमीटर जो होता है वो रिमोट सेंसिंग पे थर्मोमीटर होता है, ठीक है, जो सतहों पर मापने के काम आता, सतहों का तापमान नापने के काम आता है। जो आजकल विभिन्न प्रकार के पायरोमीटर उपलब्ध हैं, यह दूर से ही किसी गर्म सतह से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण के स्पेक्ट्रम से सतह का ताप ज्ञात कर लेता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, तो हम लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर्स नाप लेते थे, ठीक है। वो क्या होते थे? विकिरण पायरोमीटर होते थे, ठीक है। एक तरीके के वो भी थर्मामीटर ही हम लोग बोलते थे उनको कि हाथ में थर्मामीटर लिए हैं, लेकिन वो थर्मामीटर नहीं होते थे, वो एक विकिरण पायरोमीटर होते हैं जो हमारी बॉडी को स्पर्श किए बिना हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता देते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन कब प्राप्त होता है? ठीक है, ऊष्मा संतुलन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे वो कब प्राप्त मिलेगा, है ना, उसको कब होगा ये? तो इसमें कह रहा है, ऑप्शन है कि समान ऊर्जा तक, ऑप्शन बी समान एंट्रोपी तक, ऑप्शन सी समान तापमान पर, ऑप्शन डी समान आणविक ऊर्जा तक। तो जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर तभी मिलता है जब सेम मतलब जो टेम्परेचर है वो समान रहे, मतलब टेम्परेचर में चेंजमेंट नहीं हो, और वो रहता है जब -273 की डिग्री पे वो पहुंच जाता है, -273 डिग्री केल्विन, वो 273 केल्विन जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है, तब एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब व आयतन का गुणनफल मतलब P और प्रेशर और वॉल्यूम का गुणनफल आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहेंगे? मतलब दाब व गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा मतलब इंटरनल एनर्जी के योग को हम क्या कहेंगे? ठीक है, इसको कहते हैं ऑप्शन ए किया गया कार्य, ऑप्शन बी एंट्रोपी, ऑप्शन सी एंथैल्पी, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है कि ये कुल ऊष्मा की मात्रा होती है, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, टोटल हीट जिसे कहेंगे वो होती है एंथैल्पी, जिसको जो है दाब मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के गुणनफल तथा इंटरनल एनर्जी के जोड़ने से वो मिलती है हमें, उसको कहते हैं एंथैल्पी, ठीक है। संपूर्ण द्रव्यमान पर ये आधारित होती है ना। ये आंतरिक ऊर्जा तापमान का फलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा मतलब उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? इसको जैसे जिससे हम हीट, उष्णता या हीट को नापने वाली जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है उसको हम क्या कहेंगे भौतिक विज्ञान में? उसको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। और इसी से रिलेटेड आज हमने सारा पढ़ाया हुआ है, जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कौन से थर्मोडायनेमिक मतलब टेम्परेचर के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, कैसे नापा जाता है और किससे क्या बनता है, कौन से उपकरण इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कितने टेम्परेचर पे क्या होगा। तो और थर्मोडायनेमिक्स के नियम हमने सारे पढ़े, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को कहते हैं? ठीक है, ऊष्मागतिकी का जो नियम होता था थर्मोडायनेमिक्स का, वो कौन सा नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन है कि शून्य मतलब 0th लॉ ऑफ सेकंड वो थर्मोडायनेमिक्स, बी ऑप्शन है कि प्रथम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन सी है द्वितीय मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन डी है तृतीय यानी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो ऊष्मा का वो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसमें क्या कहते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ऊष्मा तथा कार्य एक दूसरे में परस्पर परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है।
और किसी जो है ऊष्मागतिकी का जो चक्र बनाते हैं ये, ठीक है, साइकिल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका प्रयोग जो है स्वचालित हीटिंग उपकरण में तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग करके हम स्वचालित हीटिंग उपकरण होते हैं उनमें नियंत्रण किया जाता है हीटिंग का, ठीक है, किसके उपयोग से? ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है विभव नियंत्रक, और ऑप्शन डी है थर्मोस्टेट। तो थर्मोस्टेट का उपयोग जो है स्वचालित हीटिंग उपकरणों में किया जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संतुलन क्या कहलाता है? ऊष्मा संतुलन या हीट बजट, ठीक है, हीट बजट क्या कहलाता है? सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन हीट बजट कहलाता है? नहीं। सौर विकिरण, जो सूरज से जो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, उसको कहते हैं? नहीं। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन जो है वो ऊष्मा संतुलन कहलाता है। कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच का संतुलन को ऊष्मा संतुलन कहते हैं। कोई भौतिक तंत्र स्वयं अपने भीतर ऊष्मीय संतुलन में तब कहा जाता है जब उसके सभी भागों में तापमान जो है वो समान हो और समय के साथ परिवर्तित ना हो। कैसे? कि जब कोई बॉडी जब क्या होगा, संतुलित में तभी होगी ना जब ऊपर से नीचे तक बॉडी में जो है टेम्परेचर सेम होगा और उसमें जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्या नहीं होगा कि ऊपर से बॉडी टेम्परेचर नीचे की ओर ट्रांसफ़र नहीं होगा, या मतलब एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, और उसमें समय के साथ कोई भी परिवर्तन ना हो तो उसको कहेंगे हम ऊष्मा संतुलन या हीट बजट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को दर्शाता है? एंट्रोपी को तो हमेशा जो है मतलब अभी हमने चारों नियम पढ़े, चारों लॉज पढ़े हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो एंट्रोपी का नियम जो है, एंट्रोपी को परिभाषित कौन सा नियम कर रहा है, कौन सा लॉ कर रहा है? वो कर रहा है द्वितीय लॉ, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, करता है, एंट्रोपी को प्रेजेंट करता है, परिभाषित करता है, ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे कि अभी हम जो सारे कोई भी वीडियो रिलेटेड टॉपिक से डालेंगे आरआरबी से रिलेटेड, वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं, ठीक है। और चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।